विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टीप आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम क्लासेस जो ले रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की ले रहे हैं। तो प्रीवियस की क्लास में हमने ज्योमेट्री फिगर वाला टॉपिक किया था, तो उसके आगे हम टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने व्यास के बारे में कर लिया था, आगे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमने वृत्त का व्यास किया था, आगे लिखते हैं वृत्त की परिधि। क्या है वृत्त की परिधि? तो वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु से चल बिंदु के, वृत्त के केंद्र बिंदु से नियत दूरी रखते हुए, नियत दूरी रखते हुए, नियत बिंदु रखते हुए चल बिंदु पथ को, चल बिंदु पथ को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र बिंदु जो होता है, जैसे ये आपका सर्किल एक वृत्त है, ठीक है, तो ये इसका केंद्र है। तो इसके केंद्र से यहाँ की दूरी जो होगी वो निश्चित होगी, ठीक है ना। यहाँ से भी दूरी निश्चित होगी, यहाँ से भी दूरी निश्चित होगी, यहाँ से भी दूरी निश्चित होगी, और यहाँ से भी। तो नियत दूरी रखते हुए चल बिंदु, ये वाला चल बिंदु का ये जो आउटर जो एरिया ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। परिधि को सर्कमटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, परिधि, ठीक है। आउटर जो एरिया होता है वृत्त का क्या कहलाता है? परिधि। वृत्त की परिधि को कई बार हम कहते हैं परिमाप भी है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब देखें तो परिधि या परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योगफल होता है, ठीक है ना। सभी भुजाओं का क्या होता है? योगफल। मतलब जिसने उसने कितनी दूरी तय की है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर शेप आपकी आ जाती आयत, ठीक है, तो अगर इसका परिमाप निकालना था आयत का, तो हम क्या बोलते हैं कि परिधि क्या होता है? इसका आउटर एरिया होता है। तो दो हो गया जैसे, और ये 4 हो गया, ठीक है। तो परिमाप इसका कितना होता है? तो हम कैसे निकालते हैं? 2l + b से इसका परिमाप होता है, जैसे निकलता तो हम निकालते हैं, ठीक है ना। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई से जो हम परिमाप निकालते हैं वो होता है। तो यहाँ पर बात चल रही है वृत्त की परिधि की। तो वृत्त के केंद्र बिंदु से नियत दूरी रखते हुए चल बिंदु पथ को क्या कहते हैं? हम वृत्त की क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा है चाप, अगला जो हमारा है चाप, अगला हमारा है चाप। चाप को हम आर्क बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी को, दो बिंदु के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे हम प्राइमरी क्लास में थे, चौथी पांचवी, तो हम क्या करते थे उसमें, जब रेखागणित सब्जेक्ट हुआ करता था तो हम वृत्त बनाते थे। वृत्त में चाप नहीं काटते थे क्या? तो परिधि पर रखते हुए हम काटते थे है ना। तो ये आपकी हो गई वृत्त की परिधि आउटर वाली। और चाप क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चाप काटा है और यहाँ पर एक चाप काटा, जैसे मान लीजिए P और Q आपने चाप काटा है, तो इसके बीच की दूरी जो होगी उसको क्या बोलेंगे? चाप कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक दिक्कत संप्रेषण किसी को बताइए है? बीच की दूरी क्या कहलाएगी? चाप कहलाएगी, या बीच की दूरी का भाग। वृत्त की परिधि में स्थित दो बिंदु के बीच का भाग क्या कहलाएगा? चाप। चाप को इंग्लिश में हम आर्क बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जीवा। अगला जो हमारा है जीवा, जीवा, जीवा को हम बोलते हैं चौड़। जीवा क्या होती है? तो जीवा किसको कहते हैं बताइए? तो जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को
मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से ना गुजरे, जो उसके केंद्र से ना गुजरे, केंद्र से गुजरनी नहीं चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना। जो उसके केंद्र से ना गुजरे क्या कहलाता है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो क्या मतलब हुआ देखिए, तो ये आपका वर्त है, ठीक है, ये वर्त का आपका केंद्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। ये हमारी पूरी क्या होती है? परिधि। क्या होती है? परिधि। चाप क्या होता है? ये दो चाप, ठीक है। अब बोली बात क्या? जीवा की। तो वर्त की परिधि से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब दो बिंदु कोई भी हो सकते, जैसे ये तो दो चाप हो गए, इसके बीच का भाग क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। लेकिन जब बात जीवा की आती है तो यहाँ पर दो बिंदु ये भी हो सकते हैं और ये भी। तो एक बिंदु मैंने मान लीजिए यहाँ बनाया, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी, सरल रेखा, इसको हम क्या बोलेंगे? जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। वर्त की परिधि से दो बिंदुओं को मिलाने वाला सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे, ये इसके केंद्र से होकर नहीं गुजरी ना, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा। क्या कहलाएगी ये? जीवा। तो वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे क्या कहलाती है? जीवा। यह आपको एज इट इज याद क्यों करनी है, इसका रीजन बता, पेपर में एज इट इज डायरेक्ट पूछा जा सकता है। डेफिनेशन देख के आपको पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसीलिए आपको याद करना जरूरी है। आपको डायरेक्ट डेफिनेशन देके पूछ लेगा कि वर्त की परिधि से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे कहलाती है जीवा, चाप, व्यास, परिधि। तो क्या कहोगे? जीवा। तो वर्त की परिधि इस पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जीवा के बाद में छेदिका। अगला हमारा है छेदिका। छेदिका, छेदिका क्या होती है? देखिए, वर्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, वर्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली रेखा जो उसके केंद्र से न गुजरे, केंद्र से न गुजरे क्या कहलाती है? छेदिका। वर्त को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा जो उसके केंद्र से न गुजरे क्या कहलाती है? छेदिका। तो छेदिका आपकी कुछ इस तरीके से हो सकती है, ये वर्त हो गया, ये वर्त का केंद्र है, तो इस तरीके से आपके वर्त को ऐसे दो भागों में बांट सकती है, इसको क्या बोलते हैं? छेदिका। तो वर्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा जो उसके केंद्र से न गुजरे क्या कहलाती है? छेदिका। इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब देखिए, तो जीवा में हमने क्या बताया कि वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से न होकर गुजरे क्या कहलाती है? जीवा। जीवा जो होगी, यहाँ पर दो बिंदु होंगे, कोई क्या होंगे? कोई दो बिंदु होंगे जो उनको मिलाने वाली रेखा होगी। क्या होगी? एक रेखा होगी। परिधि नहीं, रेखा की बात करूँ, एक एक्स्ट्रा रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीवा। और छेदिका क्या होती है? वर्त को दो भागों में बांटेगी। एक तो वर्त को अपन ऐसे बांटते हैं, देखिए ऐसे बांटते तो वर्त दो भाग बन गया बीच में से, लेकिन ये कह रहा है कि केंद्र से नहीं बांटना और कहीं से बांट सकते हो, तो वही क्या कहलाएगा? छेदिका। ठीक है, वर्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा जो उस केंद्र से न गुजरे। हाँ, इसमें जरूरी नहीं है कि बराबर बंटे या नहीं बंटे, इतना ही बोला जाता है कि बंट जाए। बराबर बंटे या नहीं बंटे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि केंद्र बिंदु में क्या होता है? सारा भार होता है। ठीक है ना? तो इसमें जरूरी नहीं है कि बराबर आ जाए, इसमें हो सकता है कम या अधिक, कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो वर्त को दो भाग में बांटने वाली रेखा जो उसके केंद्र से को क्या कहती है? छेदिका। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं तिर्यखंड की। तिर्यखंड क्या होता है? तो दो त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र को, दो त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र को, दो त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र क्या कहते हैं? हम तिर्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या और दो चाप से घिरे क्षेत्र को, दो
त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। सुना होगा, मैथ में आता है, वैसे तो ये सारा टॉपिक मैथ में ही है। तो दो त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। ये आपका जैसे मान लीजिए वर्त हो गया, वर्त का केंद्र। अब जैसे ये दो त्रिज्या कौन सी होगी ये बताओ, दो त्रिज्या कौन सी हो सकती है बताओ। देखो दो त्रिज्या कुछ इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चाप भी होने चाहिए, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए एक चाप यहाँ हो गया, एक चाप यहाँ हो गया, दो त्रिज्या ये हो गई। जैसे मान लीजिए ये आपकी रेडियस हो गई आर, ये भी आपकी रेडियस आर हो गई। दो त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र यानी कि ये वाला, इस घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इस भाग को? त्रिज्य खंड। तो दो त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चाप किससे कहते हैं? बताया था मैंने, चाप किससे कहते हैं? वर्त की परिधि को दो भाग में बांटने वाला। परिधि को क्या करते हैं? दो जगह से अगर काटा जाए, भाई आपका चाप क्या होता है? इस भाग और इस भाग, परिधि के दो चाप काटने पर इसके बीच का क्षेत्र जो होता है, दो चापों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। इसका भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो दो त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखो। चाप तो वैसे एक सिंगल भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच का एरिया मान जाता है, ठीक है। तो अब यहां तक समझ में आई सबको? दो त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक है। आगे हम अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वृत्तखंड। आगे हमारा क्या है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? यहां तक सबको क्लियर है? बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है? तो वृत्तखंड में पहुंचे। त्रिज्य खंड सबको समझ में आ गया? दो त्रिज्या यानी कि ये दो रेडियस हो गई और दो चाप क्षेत्र। ये त्रिज्य खंड यहाँ पे भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो दो त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। तो लिखिए, एक जीवा तथा एक चाप से घिरे क्षेत्र को, एक जीवा तथा एक चाप से घिरे क्षेत्र को, एक जीवा तथा एक चाप से घिरे क्षेत्र को, चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड कहते हैं। मैथ में आपने सुना होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी पूछता है, होता है नहीं क्या? कि वर्त का ये भाग है, इसका ये भाग त्रिज्य खंड है, इसका क्षेत्रफल निकालो, इस तरीके से सीखते हैं। और वृत्तखंड क्या होता है? एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड। तो ये आपका हो गया सर्किल, ठीक है। एक जीवा, बताइए जीवा क्या होती है? जीवा मैंने बताया था, जीवा क्या होती है? जो आपकी ऐसी रेखा जो क्या करेगी, जैसे मान लीजिए आपकी ऐसी सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे, ठीक है। वर्त की परिधि को दो भाग में बांटने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? जीवा। ये केंद्र से होकर नहीं गुजरती, ठीक है, और चाप को मिलाती है। दो चाप को मिलाने का काम भी कौन करती है? जीवा। दो चाप को मिलाने का काम भी कौन करती है? जीवा। तो दो चाप को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो क्या बोला है? एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड में आपका इस तरीके से कुछ हो सकता है, ठीक है। यह आपका एरिया हो गया, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया, ठीक है। इसमें मैं आगे आपको एक स्पर्श रेखा भी बताने वाला हूं, तो वहां तक ये रेखा आएगी, ठीक है, इस वाली, इस तरीके से, ठीक है। तो इस भाग को क्या बोलेंगे हम? पूरा वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र, एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। जीवा क्या होती है? दो चाप जो होते हैं ना, उनको मिलाने वाली सरल रेखा या रेखा जो उसके केंद्र से होकर ना गुजरे, केंद्र से होकर गुजरनी नहीं चाहिए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। समझ में आ गई बात? जीवा वर्त में कोई भी बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है, ये बन सकती है। जैसे मैं एक सिंगल वर्त ले लेता हूँ, तो वर्त में जीवा कैसे बन सकती है? ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो,
जीवा इस तरीके से भी बन सकती है। परिधि के कोई दो भाग को जो मिला रहा है, तो दो भाग परिधि के मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भाग हो गया, ये भाग हो गया। तो वर्त के दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा ही तो है भाई। वर्त के दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा है जो उसको क्या कर रही है, मिला रही है, दो बिंदुओं को मिला रही है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वर्त के अंदर से होकर नहीं गुजरनी चाहिए, वही क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं स्पर्श रेखा। देखिए वर्तखंड क्या होता है, तो मैंने बताया था एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र। एक जीवा कौन सी होती है बताइए, जीवा अभी बताया मैंने। जीवा क्या होती है, अभी बताया जस्ट रिसेंटली। दो चाप के बिंदुओं का या दो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे, वही आपकी जीवा कहलाती है। तो एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, वर्तखंड। ठीक है, एक जीवा और एक चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की। आगे देखते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो वृत्त की परिधि बताई है मैंने क्या होती है, वृत्त की परिधि बताई थी मैंने। ठीक है, वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा, करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो देखिए, तो ये आपका वृत्त होता है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। अब स्पर्श रेखा क्या होती है, जो इसको सिर्फ एक भाग पर यहां पर स्पर्श करेगा। ठीक है, इसको मैं इसको बिंदु से बना देता हूं। ठीक है, ये होती है इसकी क्या होती है, स्पर्श रेखा। क्या होती है, क्या होती है, स्पर्श रेखा। क्या होती है, स्पर्श रेखा। क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। अच्छी एक बात और ध्यान रखना, वर्त से जो केंद्र से होकर गुजरेगी रेखा वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होगी, ध्यान रखना। ठीक है, वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ये बात और लिख लेना कि वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा किसको दिक्कत है, स्पर्श रेखा, गुजरने रेखा स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। क्या होती है, और मैंने बता दिया लंबवत रेखा भी क्या होता है, ये सारा बता रखा है ना। लंबवत रेखा क्या होती है बताइए था ना। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंबवत होगी। ये रेखा जो है ना वर्त के अंदर से ये स्पर्श रेखा लंबवत होगी। यानी लंबवत रेखा 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। इसको अपन ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, बताया था ना। इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाली क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, सारा बताया हुआ है। वर्त के अंदर से गुजरने रेखा जो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ सबको क्लियर है, चले आगे। अर्धवर्त, तो अर्धवर्त क्या होता है बताइए मुझे। अर्धवर्त क्या होता है, तो किसी वर्त का व्यास वर्त को कितने भाग में बांटता है, 5 भाग में बांटता है। अरे ये वर्त है मोहनवो, पढ़ते नहीं 1% भी। किसी वर्त का व्यास क्या होता है, ये वाला आधी तो रेडियस होती है और पूरा क्या होता है, व्यास। तो इसका जो प्रत्येक जो एरिया होगा, प्रत्येक जो क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा, अर्धवर्त, अर्धव्यास कहलाएगा, अर्धवर्त कहलाएगा। तो ये वाला अगर इसको यहां से भी बांट तो भी ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, अर्धवर्त। ठीक है,
कैसे भी इसको बांध दे हम तो क्या कहलाएगा, अर्धवर्त कहलाएगा, जो उसके केंद्र से गुजरे। ठीक है, तो किसी वर्त का व्यास वर्त को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो बराबर भागों भी लिख सकते हो, दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। इसका प्रत्येक क्षेत्र एक अर्धवर्त होगा, इसका प्रत्येक क्षेत्र अर्धवर्त होगा। क्या होगा? अर्धवर्त होगा। किसी वर्त का व्यास जो है ना, ये वर्त का पूरा डायमीटर है भाई, वर्त का डायमीटर बताया ना मैंने, ये वाला, इसकी बात करूं मैं, ये वाला, इसको पूरा क्या बोलता है? डायमीटर बोलता है। और ये इसकी क्या है? ये वाली देखो, ये इसको क्या कर रहा है? ये भी इसके केंद्र से गुजर रहा है। और अगर मैं यहां से मिला दूं ये वाली, तो भी अर्धवर्त बनेगा। अर्धवर्त तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी मिला सकते हो। यानी वर्त का व्यास वर्त को दो भागों में बांटता है, इसका प्रत्येक क्षेत्र क्या होगा? अर्धवर्त होगा। यानी कि आपने अगर मान लीजिए ये इस तरह का वर्त बना है, तो इसका एरिया, ये क्या? अर्धवर्त है। क्या है ये? अर्धवर्त है। क्या है? अर्धवर्त है। अच्छा, अगर आपने ऐसे बनाया इसको, ये वाला, तो ये भी अर्धवर्त होगा। कैसे भी बना दो, ये क्या होगा? प्रत्येक क्षेत्र क्या होगा? अर्धवर्त होगा। यानी किसी वर्त का व्यास वर्त दो भागों में बांटता है और इसका प्रत्येक क्षेत्र क्या होगा? अर्धवर्त होगा। समझ में आ गई सबको? दिक्कत समस्या परेशानी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो जो भी प्रीवियस वीडियो है आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर सबकी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।